जय श्री राम। वक्री ग्रह, वक्री ग्रह के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और उसका फलित बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर कुंडली में ग्रह वक्री हो और उसका फलित आपको करना ना आए या नहीं समझ में आए तो परिणाम बिल्कुल ही उल्टे हो जाते हैं। तो और जैसे मैंने कहा, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं इससे जुड़ी हुई, कोई कई सारी गलत फहमियां भी हैं। अब प्रयास ये रहेगा एएलएस का कि आने वाले कुछ टाइम तक हम वक्री ग्रह के बारे में उसके डिटेलिंग में जाएं और फलित में उसका कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात करें। वक्री ग्रह क्यों होते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूं। आज से दो ढाई साल पहले इसके बारे में एक वीडियो आई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें कारण बताया गया है कि क्यों वो ग्रह वक्री होते हैं, और अब हम उसके फलित की बात करेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, इस सीरीज के सबसे पहले पार्ट के साथ आते हैं और जानते हैं कि वक्री ग्रह कैसा फलित करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्री ग्रहों को बुरा क्यों कहा गया है। देखिए, जब किसी से कोई उम्मीद हो और वो उम्मीद के विपरीत काम करे तो एक चिंता, एक फियर, सरप्राइज डेवलप होता है कि अरे, इससे तो ये उम्मीद नहीं थी, इसने कैसे कर दिया। वही वक्री ग्रहों के साथ है। वक्री ग्रहों की कुछ ग्रहों की कुछ सामान्य गतियां होती हैं। बताया जाता है कि सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है, चंद्रमा लगभग 12 डिग्री चलता है। ऐसे करके हर एक ग्रह की डिग्रीज अलग अलग बताई गई। जब आप उस गति से ना चले और बहुत ही मंदे हो जाएं, बहुत ही स्लो हो जाए, बल्कि रिवर्स में आप अपीयर होने लगे कि आपकी डिग्री कम हो रही है, तो उम्मीद के विपरीत आप कर रहे हैं काम, जिस वजह से चिंता होती है। इसलिए कहा गया कि वक्री ग्रह जो है वो लैक ऑफ स्टेबिलिटी यानी अस्थिरता देता है। पर दूसरा पक्ष जो कहता है कि वक्री ग्रह बली होते हैं, वो ये कहते हैं, और वो ज्यादा मतलब तर्कपूर्ण है, कि वक्री ग्रह तभी होता है जब वो पृथ्वी के ज्यादा समीप हो, और जब कोई ग्रह पृथ्वी के ज्यादा समीप होगा उसका प्रभाव ज्यादा होगा। और ये केवल किताबी बात है या ये कहें कि अंदाजा लगाने वाली बात नहीं है। शास्त्र भी जब षडबल निकालते हैं तो उसमें बताते हैं कि एक बल होता है जिसे चेष्टा बल कहते हैं। वो ग्रह को तभी मिलता है, ज्यादा तब मिलता है जब वो ग्रह वक्री होता है। मंत्रेश्वर जी ने फलदीपिका में ये लिखा है कि उत्तरायण दक्षिणायन से सूर्य का बल देखिए, चंद्रमा का पक्ष बल के आधार पर देखिए, और बाकी ग्रहों के लिए बोला है कि अगर वो वक्री हैं तो उनको एडिशनल बल मिलता है, उसको हमेशा ध्यान देना चाहिए, उस पर हमें फोकस रखना चाहिए। तो अब वहां पे बल मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें उसे स्ट्रांग समझना चाहिए। तो एक तरफ आया लैक ऑफ स्टेबिलिटी कि भैया ये उतार चढ़ाव देगा, और दूसरी तरफ आया स्ट्रांग होना। अब ये दोनों बातें कई शास्त्रों में साथ साथ बताई गई, और मैं वही बताना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से कोई भी बात गलत नहीं है। दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है। जहां तक मैं समझ पाया वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो आज हम बात करेंगे, अगर नीच राशि या शत्रु राशि में ग्रह बैठा हो और वो वक्री हो जाए तो वो किस प्रकार का फल देगा। हम्म तो जैसा कि मैंने टाइटल दिया है कि वक्री ग्रह भी अच्छे होते हैं, हमें देखने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे नीच और शत्रु राशि के ग्रह जब वक्री हो तो क्या फलित होता है। इसके बारे में एक मैं आपको शास्त्र का श्लोक बताता हूं और इसका अर्थ बताता हूं। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वक्रम गतो रुचिर रश्मि समूह पूर्णो नीचारिभांश सहितो अपि भवेत् स खटखेटः वीर्यान्वितो तस्तु हीन रश्मि दिवोच्च मित्र स्वक्षेत्र गो अपि विवलोहित तिथितिश्चेत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भैया, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का है, कोई नीच नवांश में बैठा है, कोई शत्रु राशि में बैठा है, परंतु वो वक्री है, तो उसको आप बली समझे, उसको आप ये माने कि उसमें जान बाकी है, वो बहुत अच्छा फल दे सकता है। वहीं अगली लाइन अगर आप पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि अगर ग्रह मित्र राशि का बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, स्वक्षेत्री है, यानी अच्छी पोजीशन में, लेकिन वो अस्त हो जाए तो वो बुरा फल देता है या उतना अच्छा नहीं दे पाता जितना की उम्मीद होती है।
अब यानी कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बल हो गया। एक तरफ आपने जब ग्रह को अस्त किया तो कह दिया उच्च का ग्रह भी अस्त होके जीरो हो जाएगा, और नीच का ग्रह वक्री होके या शत्रु राशि में बैठा ग्रह वक्री होके बली हो जाएगा। तो वक्रत्व का तो बहुत इंपॉर्टेंस हो गई। अब ये समझिएगा जब हम विद्यार्थियों को ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, षडबल में आता है इसका जिक्र, तो अगर कोई ग्रह वक्री होता है ना तो उसको 60 षष्टियांश बल मिलते हैं। समझना कि एक ये अगर बल आपको मिल भी गया, सपोज आप वक्री हैं, तो कोई ग्रह वक्री है तो उसको 60 उसके टोटल नंबर में और जुड़ जाते हैं। जितना ज्यादा वक्री होगा उसके आधार पर होता है, मैक्सिमम 60 है तो 60 पॉइंट उसमें जुड़ जाते हैं कि ये ग्रह के पास चेष्टा बल है। ठीक है, बाकी बल कि कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस वर्ग में बैठा है, उसके आधार पे भी बल में उसको अलग अलग नंबर्स मिल रहे होते हैं। कहीं पर 60, कहीं पे 50, कहीं पे 40। तो ऐसा लगता है कि ये भी एक छोटा सा बल ही तो है, लगा देते हैं, देख लेते हैं। और आपने देखा होगा, मेरे पास कई बार जो लोग आते हैं कुंडली दिखाने, जिन्हें ज्योतिष की समझ है, वो बोल रहे होते हैं सर मेरा सूर्य ना षडबल में सबसे ज्यादा बली है, राइट, या मेरा फलाना ग्रह मंगल जो है वो कुंडली में षडबल में सबसे ज्यादा बली है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये मेरी कुंडली के लिए अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। भाई ऐसा नहीं होता। षडबल को देखने का ये तरीका ये नहीं होता कि आपने टोटल बल करके समअप करके बोल दिया कि ये ग्रह मेरा बली है। हर एक बल की अपनी अलग महत्ता है, हर एक बल की अपनी अलग महत्ता है। स्थान बल मिल रहा है तो उसका अलग मतलब है, फलित करते हुए क्लाइंट को कुछ और बोलना होता है अगर स्थान बल मिल रहा है तो। काल बल मिल रहा है तो कुछ अलग मतलब है, चेष्टा बल मिल रहा है तो कुछ अलग मतलब है। आप सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते। जैसे अगर एक के पास बुद्धि का बल है और एक के पास शरीर का बल है, और आप दोनों को कह रहे हो दोनों तो बली हैं, अरे बली है लेकिन दोनों में अलग अलग तरह का बल है भाई। एक शारीरिक बल अलग चीज होती है, बौद्धिक बल अलग चीज होती है। उसी तरह से आप फलित में वक्री के बल को कैसे देखें, अब उस पर बात करते हैं कि कुंडली में वक्री है तो आप क्या माने। देखिए, अगर कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो ये मानिए कि वो हार नहीं मानता। वो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव को लेके व्यक्ति हार नहीं मानता। ठीक है, अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज देख रहा था मैं, महारानी करके है, आपने शायद देखा हो। तो उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो ये लाइन बोलता है सामने वाले को कि आप मैच को चाहे हार भी रहे हो तो भी आखिरी बॉल तक खींच के लेके जाते हो। ये स्टेटमेंट वक्री ग्रह के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्री ग्रह आखिरी दम तक प्रयास करेगा कि मैं डिफीट, सरेंडर, गिव अप ना करूं, जो मैं दे सकता हूं मैं जरूर दूं। और अस्त ग्रह क्या करेगा, इसका उल्टा, वक्री का अस्त होता है जब ग्रह सूर्य के ज्यादा समीप हो जाए तो वो अस्त हो जाता है। वहां पे क्या होता है कि आप अपने से बेहतर व्यक्ति को अपने साथ हमेशा देखते हैं जिसके ऊपर लाइमलाइट आ रही है, और आप ये सोचते हैं यार मैं कर क्या लूंगा, मैं इससे बढ़िया तो नहीं कर सकता तो रहने देता हूं। मतलब गिव अप, सरेंडर, समर्पण, ये सब चीजें अस्त ग्रह के साथ आती है। लेकिन वक्री ग्रह के साथ ये सब इसका उल्टा है कि अगर हार भी रहा हो, पिट भी रहा हो, तो एक थप्पड़ मारने की गुंजाइश वो हमेशा अपने पास रहता है कि मौका मिलेगा तो मैं जवाब दूं। तो वक्रत्व का ये मतलब समझिए, जिस भाव का स्वामी हो के वक्री हो तो आप ये बोल दीजिएगा सामने वाले को कि आप उस भाव को लेकर सरेंडर नहीं करने वाले हो। अगर दशमेश वक्री है तो आप करियर में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद, झटके खाने के बावजूद कि करना है, मैं अभी भी कर सकता हूं, एनर्जी आपके पास एंड तक रहे, तो इसको इस तरह देखना चाहिए। अब इसी श्लोक के आधार पर कुंडलियों पर लगाकर देखते हैं। इन्होंने कहा नीच का ग्रह अगर वक्री है तो उसको बल मिल जाता है, क्या सच में ऐसा होता है? कुछ एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। जैसे ये कुंडली है, ये कुंडली है 15 नवंबर 1970 की, कराची पाकिस्तान का जन्म है, और 7:30 शाम का। एक बार कुंडली में बोल देता हूं कि जिन लोगों को देखने में कुछ कष्ट होता है वो समझ पाए कि कुंडली क्या है। वृषभ लगन की कुंडली है, चंद्रमा लगन में है, चौथे में केतु है, पंचम में मंगल है, छठे भाव में शुक्र, गुरु और सूर्य विराजित हैं, सूर्य नीच के हैं, बुध सप्तम भाव में है, और शनि मेष राशि में द्वादश भाव में नीच का बैठा है। तो कुंडली तो ये है। अब ये व्यक्ति लेडी का चार्ट है। इस चार्ट में अगर आप ध्यान दें तो इस कुंडली का योग कारक शनि द्वादश भाव में नीच का बैठा है। न केवल इतना,
दशम भाव का स्वामी, दशम भाव में राहु केतु एक्सिस है, दशम अधिपति द्वादश में नीच का बैठा है, वो भाग्याधिपति भी है, वो कर्माधिपति भी है। अब ऐसे में कर्माधिपति का, भाग्याधिपति का 12वें में जाना, नीच का होना, इस कुंडली में अगर आप देखें तो उसके ऊपर सूर्य की भी दृष्टि है, उसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, यानी क्रूर ग्रहों का भी प्रभाव है। इतना ही नहीं, अगर इस कुंडली में आप 6, 8 और 12 भाव के स्वामियों को देखें, 6, 8 और 12 भाव के स्वामियों को देखें, तो उन तीनों का प्रभाव भी इस शनि पर है। शनि का नीच होना, द्वादश भाव में जाना, दिग्बल से बहुत दूर जाना, दिग्बल मिलता है 7th हाउस में शनि को, वो बैठा है द्वादश में, और इस तरह से कुंडली के 6, 8, 12 भाव के स्वामी से दिष्ट होना, क्रूर ग्रहों से दिष्ट होना स्थिति को गंभीर बनाता है या कमजोर करता है। अब इस जातिका के साथ हुआ क्या, उसको समझते हैं। क्योंकि ये नीच का है और वक्री है, इन्होंने पहले तो प्रयास किया, शादी हुई पाकिस्तान में ही, विवाह के बाद पति के साथ ये फॉरेन कंट्री आई, जहां पर गई वहां पर पहले पहुंचने में ही बड़ा वक्त लग गया, पति पहले चले गए, इनका वीजा नहीं हो पा रहा था, बाकी चीजों में दिक्कत आ रही थी, पर ये लगी रही, कंसिस्टेंट एफर्ट करती रही कि क्यों नहीं हो रहा, करवाना है, और अल्टीमेटली इन्होंने करवाया, और ये फॉरेन कंट्री। जब ये वहां गई तो वहां पर तनाव हुआ पति पत्नी के बीच, कुछ दिक्कतें चालू हो गई रिलेशनशिप में। उस स्थिति में इन्होंने कमाना आरंभ किया, मेहनत करनी चालू करी। जो दशमाधिपति द्वादश में बैठा है, वक्री बैठा है, नीच का बैठा है, तो शुरुआत में छोटे छोटे कामों से, क्योंकि डिपेंडेंट थी है, तो छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, और बाद में अब जाकर ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति में वहां पर कार्य कर रही है। एक यूरोपियन कंट्री में है और वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कार्य क्षेत्र को लेकर। अब इससे क्या समझने को मिला कि भाग्याधिपति नीच का था, लेकिन उस लेडी ने उसके साथ समझौता ना करते हुए उससे फाइट की। द्वादश में गया था तो पहले द्वादश जाने के लिए फाइट की, दशम अधिपति द्वादश में गया था, विदेश जाके कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व हुई, छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, और अभी ये फिलहाल एक बहुत अच्छी स्थिति में है। तो यहां पर नीच का होने के बाद, वक्री होने के वजह से इनको उसका फायदा मिला, भाग्य उन्नति हुई या कहें कि ग्रोथ हुई, और कर्म क्षेत्र के लिए भी अच्छा रहा। ऐसे ही ये कुंडली पर ध्यान दीजिएगा जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इस कुंडली को देखते हैं, 2 अगस्त 1973 इलाहाबाद की कुंडली है, और 10:25 11 बर्थ टाइम है। अगर आप कुंडली में ध्यान देंगे तो इनका कन्या लग्न है, लगन में चंद्रमा है, चौथे भाव में राहु है, पंचम में बृहस्पति है, अष्टम में मंगल है, दशम में शनि, केतु और बुध बैठे हैं, लग्न का स्वामी बुध 10वें घर में स्वराशि का बैठा है, सूर्य लाभ भाव में है, और शुक्र द्वादश भाव में। इस कुंडली में भी एक नीच का ग्रह वक्री हो रहा है, वो नीच का ग्रह है बृहस्पति। अच्छा, ठीक है जी। अब अगर बृहस्पति नीच का है तो जरा पूरी कुंडली का विवेचन करते हैं, देखते हैं कि क्या बृहस्पति की कोई और राशि भी पीड़ित है। तो यहाँ पे नजर आता है चौथे भाव में राहु बैठा है, धनु राशि का, यानी चौथा भाव पीड़ित हो रहा है। लगन का स्वामी चौथे भाव को देख रहा है, यानी कि व्यक्ति चौथे भाव की प्राप्ति के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि लग्नाधिपति की दृष्टि चौथे भाव पर वो लग्नाधिपति जो स्वराशि का बैठा है मिथुन में, वो शनि केतु के साथ है, यानी क्रूर ग्रहों के साथ है, तो वो भी अफ्लिक्शन में या ये कहें सफर कर रहा है कहीं ना कहीं। चतुर्थेश नीच का वक्री है। इस जातक के साथ क्या हुआ, इस जातक को पैतृक संपत्ति मिली, उस पैतृक संपत्ति को बेचकर इन्होंने शहर में एक बढ़िया जगह पर घर लेने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। बिल्डर ने धोखा दिया, बिल्डर बड़े लेवल के थे, तो वो प्रॉपर्टी इन्हीं की नहीं, इनके साथ जो और काफी सारे लोग थे उनकी प्रॉपर्टी को लेकर एक लिटिगेशन और झगड़ा चालू हो गया। इन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, बाकी लोगों ने, कि ये प्रॉपर्टी हमें वापस मिल पाएगी, क्योंकि बिल्डर का बड़ा नाम भी था और रसूखदार भी था। तो लड़ने की, फाइट करने के लिए इन लोगों ने नहीं सोचा, सिवाय इस जातक के जिसका चतुर्थेश नीच का होकर वक्री था। इनको उम्मीद थी कि मैं कर लूंगा, मैं घर ले लूंगा। चतुर्थेश लग्नेश चौथे भाव को भी देख रहा है, बली होकर देख रहा है, मतलब बली होने का मतलब मिथुन राशि का होकर देख रहा है, और पीड़ित हो भी रहा है छठे के स्वामी से। तो भाई
क्या हुआ कि इन्होंने बड़ी प्रयास किया, प्रॉपर्टी के केस लड़े, मीटिंग्स बैठी, कोर्ट केस हुए, सब चलता रहा और ये बंदा कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा था अपनी प्रॉपर्टी के। फाइनली इनको पैसा मिला, जितना प्रॉपर्टी का था उतना इनको दिया गया, विद इंटरेस्ट मिला। और जो बाकी लोग थे फिर ये सोच रहे थे कि हमने क्यों नहीं कर दिया केस। तो यहां पर इस जातक ने अपनी एफर्ट से हार ना मानते हुए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वक्री ग्रह मतलब हार ना मानना, लास्ट मोमेंट तक भी इस व्यक्ति ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा कि मैं उस अपने घर को प्राप्त करूंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और वो उसके लिए प्रयास करते रहे और फाइनली इनको वो मिला। तो जो नीच राशि में या शत्रु राशि में अगर ग्रह वक्री हो जाता है, इस लाइन का अर्थ यही है कि अगर कमजोर भी है और वक्रत्व आ जाए तो आप डिफीट एक्सेप्ट नहीं करते। एक और ऐसा केस लेते हैं, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। इस कुंडली में तो तीन तीन ग्रह वक्री है, शनि वक्री है, मंगल वक्री है, गुरु वक्री है। अब यहां पर भी देखते हैं क्या प्रभाव रहा। इन तीनों में नीच का ग्रह अगर एक कोई है तो वो मंगल है, शत्रु राशि का कोई ग्रह है तो वो शनि है, सूर्य के घर में बैठा है, लग्न में बैठा है। ऐसी स्थिति में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए? पहले तो ज्यादातर ग्रह अगर वक्री हो तो अस्थिरता तो आती है, ये ध्यान रखिएगा। इस कुंडली में भी आई, वो अब एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है जो आने वाले समय में हम कवर करेंगे कि जब ये बल मिलता है तो इस बल का कहाँ फायदा होता है और कहाँ नुकसान। तो फिलहाल इसको समझते हैं। यहाँ मंगल नीच का है, इसी को देखते हैं। मंगल भाग्याधिपति और चतुर्थाधिपति है, वो अगेन द्वादश में गया है और वक्री हुआ है। क्या इन दोनों भावों में कहीं पर पाप प्रभाव ज्यादा दिखता है? तो नवम भाव में अगर आप दृष्टि डालेंगे तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। मैं एक बार कुंडली बोल देता हूं। सिंह लगन की कुंडली है, लगन में शनि वक्री है, दूसरे भाव में राहु है, चौथे में चंद्रमा, छठे भाव में सूर्य शुक्र बुध के साथ है, केतु अष्टम में है और गुरु लाभ भाव में है, मंगल 12वें घर में। अब इस कुंडली का योग कारक ग्रह होता है मंगल, और वो योग कारक ग्रह मंगल लग्न अधिपति को देख रहा है। भाग्याधिपति मंगल 12वें घर में नीच का होकर, वक्री होकर लग्नेश को देख रहा है। लग्नेश स्वयं छठे में गया है, छठे का स्वामी लगन में आया है, यानी राशि परिवर्तन है लग्नेश का छठे के स्वामी से। अब अगर राशि परिवर्तन हो तो इसको शुभ मानना चाहिए, हालांकि कई किताबों में इसे बुरा माना गया है। अगर लग्नेश और षष्टेश का राशि परिवर्तन हो तो इसे दैन्य योग कहा जाता है। दीनता आती है, गरीबी आती है, परेशानियां आती है। पर व्यक्तिगत रूप से जो मेरा अनुभव रहा है और जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, उसके आधार पर मैं यही कहूंगा कि राशि परिवर्तन में फल अच्छा ही मिलता है। अब क्योंकि छठे के साथ है तो यहाँ पर हम ये जरूर कहेंगे कि संघर्षों से आप समझौता नहीं करेंगे, आपको एफर्ट करने ही पड़ेंगे, कंपटीशन बहुत रहेगा, परेशानियां बहुत देखने को मिलेंगी। इस कुंडली में क्या हुआ, लग्नेश शत्रु राशि का है, दो शुभ ग्रहों के दरमियान बैठा है, उन दोनों के बीच में जाके बैठा है शुक्र बुध के, और योग कारक के द्वारा दृष्ट है। तो यही परेशानियां आपको आगे लेके जाएंगी। मैं दोबारा कहूंगा, ऐसा चार्ट अगर आता है तो आपको ये कहना है कि आपकी कुंडली ये बताती है कि शुरुआती दिनों में बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष है, और क्योंकि वहां पर शुभ प्रभाव है, उस शुभ प्रभाव के कारण उस कंपटीशन या स्ट्रगल की वजह से आप अटेन कर पाएंगे, बेहतरी कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि भाग्याधिपति नीचे, तो सवाल यही आता है कि क्या इस व्यक्ति का भाग्य उन्नत कर पाएगा, क्या ये व्यक्ति कुछ अटेन कर पाएगा? इस कुंडली में क्या हुआ, ये व्यक्ति बहुत ही गरीब और परिवार से आया था, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। खाना बनाने का शौक था, अच्छा खाना बनाते थे। एक बार कोई बाहर का व्यक्ति इनके पास आया, खाना खाया और उन्हें पसंद आया इनका खाना। उन्होंने ऑफर किया कि अगर आप हमारे देश चलेंगे, वहां पे अगर हम आपको एक रेस्टोरेंट खुलवा दें तो क्या आप काम करना पसंद करेंगे? इस व्यक्ति ने मजाक में ही सही लेकिन हाँ कर दी कि अगर ऐसा मौका होगा तो मैं करने के लिए तैयार। और उस व्यक्ति ने, जो विदेशी था, उसने इसको सपोर्ट किया, वहां से इसके लिए वीजा भेजा, बाकी चीजें करी, और ये व्यक्ति अब फॉरेन कंट्री में है और वहां पे कुक है। कुक यहाँ भी था और वहां पर है। तो ये जो संघर्षों के कारण उन्नति का जो योग बनता है वो इस कुंडली में बना, क्योंकि भाग्य अधिपति इसके लग्न को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, क्षमा कीजिएगा। एक और चीज देखिएगा कि द्वादश का और चतुर्थ का राशि परिवर्तन है। चौथे का स्वामी 12वें घर में है, नीच का है, और 12वें का स्वामी चौथे में है, नीच का है।
दो दो ग्रहों में राशि परिवर्तन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शनि और सूर्य में, मंगल और चंद्रमा में। इस प्रकार का फल इसको अभी तक देखने को मिला। आगे परमात्मा ने चाहा तो और स्थिति अच्छी होगी। तो ये कुछ कुंडलियां हैं जहाँ पे लग्नेश नीच था, या यूं कहूं कि कुंडली के अच्छे ग्रह नीच हो गए थे, 12वें में चले गए थे, पीड़ित भी हो रहे थे, उसके बावजूद व्यक्ति ने अच्छा अटेन किया। अब आप लोगों से भी मुझे यही उम्मीद है कि अगर आपके कुंडली में भी कुछ ऐसा योग बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने क्या देखा, क्या आपके साथ इस तरह की कोई घटना घटित हुई या नहीं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, कभी ना हारने की इच्छा, उस भाव से समझौता ना करने की इच्छा कितनी रही, किस लेवल की रही, वो हमें जरूर बताइएगा। बाकी इसी विषय पर अब लगातार वीडियो आते रहेंगे, आप तैयार रहिएगा और आते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका ज्ञान अर्जन हुआ हो। थोड़ा भी यदि ज्ञान वर्धन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस सीरीज को आगे भी देखना चाहते हैं या और ज्योतिष संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को दबाना तो एक तरह से आजकल मैंडेटरी हो ही गया है, वो भी कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। अगली बार मिलते हैं किसी और विषय के साथ, इसी विषय के साथ। जय श्री राम।